आज हम देखेंगे क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 26 और विषय है सामाजिक विज्ञान मुगल साम्राज्य। प्यारे बच्चों, पिछले कुछ कार्यपत्रकों में हमने मुख्य मुगल सम्राटों और उनके कार्यकाल के दौरान के प्रमुख अभियानों के और घटनाओं के बारे में जाना। आइए अब इनकी प्रशासनिक नीति के बारे में भी कुछ जानकारी इकट्ठा करते हैं। शुरुआत में मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किया जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उनके ऊपर ज़्यादा दावा कर रहे थे जिन्होंने उनको मना कर दिया था। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से ही अपनी सत्ता को स्वीकार कर ली। मतलब क्या करा, उनके डर के मारे ही। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूह के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ कर दिया। मतलब जैसे जैसे तरीका बदल रहा था वैसे वैसे नए लोग रख रहे थे। शुरू में ज़्यादातर सरदार तुर्की थे, लेकिन अब इन छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों और भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को भी रखना शुरू कर दिया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। मनसबदार शब्द का प्रयोग उसके ऐसे व्यक्ति के लिए होता है जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। ठीक है, मतलब सरकारी नौकरी। ठीक है, जब मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए 1 पद, 2 वेतन एवं 3 सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी दरबार में भी जात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी। मतलब वोटिंग उनका होता था, जैसी जात वैसे वो अपनी जात का ही रखते थे। उनका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। 5,000 जात वाले अभिजातियों का दर्जा 10,000 जाति वालों से ऊंचा होता था। जो सैन्य उत्तरदायित्व सबदारों को सौंपे जाते थे उन्हीं के अनुसार उन्हें घोड़सवार घर रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे सबके अपने सैनिकों को घोड़ों को दगवाते थे और एवं सैनिकों का परिजन करवाते थे। इन कार्यवाहियों के बाद ही उन्हें क्या मिला, सैनिक का वेतन देने के लिए धन मिलता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाले भूमि के रूप में पाते थे जिन्हें जागीर कहते थे और जो तकरीबन इकाताओं में के समान थी। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भीम अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और ना ही उन पर प्रशासन करते थे। उन्हें उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था एवं राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के सभी किसी अन्य भाग में सेवारत थे। ठीक है, ये वैसी नॉर्मल हिंदी है तो इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। अब अकबर का शासनकाल के दौरान और औरंगजेब के शासनकाल के दौरान हम देखेंगे तो 29 ऐसी मनसबदार थे जो 5,000 जाति की क्या थे पदवी के थे। जागीरों का सावधान पूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। 5,000 जात की पदवी के मनसबदारों की संख्या 79 हो गई। देख लो डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 29 और वहाँ पे 79। राजस्व मनसबदार के वेतन में बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि के कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ा था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे इतना राजस्व वसूल कर ले। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं कर पाए। इस कारण किसानों का अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। ठीक है, मनसबदार और जागीर से क्या संबंध है,
तो यहाँ पर देखो हमने पढ़ा है, तो आप ही ये लिख लोगे यहाँ से मनसबदार से समान थी तक। और उसके बाद देखो नेक्स्ट वाला, जस्ट अ मिनट, ठीक है, ये आप लिख लोगे। और उसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। मुग़लों के लिए केवल तुरानी या ईरानी ही नहीं बल्कि विभिन्न पृष्ठभूमि के मनसबदारों की नियुक्ति क्यों महत्वपूर्ण थी, क्योंकि आप यहाँ से लिखोगे क्योंकि उनके साम्राज्य के विस्तार के कारण, ठीक है। उसके बाद देखो, यदि ये जात का मनसबदार के पद और वेतन का घोतक था तो सवार क्या दिखाता था, तो सवार दिखाता था मास राइडर, और जो युद्ध में लड़ने और राजस्व संग्रह करने में मदद करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इसी के साथ हमारी वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में रिव्यू ज़रूर